बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, वो जो 3-4 दिन गैप आया, वो जाहिर सी बात है इसलिए आया, हमारे नए मेहमान आने थे। तो ये जी पीआरसी से ऑल टुगेदर, और वो मेहमान जो इस घर से होके जा चुके हैं। सही जी, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर किसी का पेपर रुका है, साथ क्लास रखने का मकसद ये है रिफ्रेशर के साथ कि नए बच्चों को ये बताया जाए कि भाई ये देख लो कि इसका पासिंग रेशियो क्या है। हल्का नहीं लेना इस एग्जाम को। तुमने जो अभी अकाउंटिंग सीखी है पीआरसी लेवल पे, वो कचरा है। कचरा इन अ सेंस कि यू जस्ट नो डेबिट एंड क्रेडिट। वो डेबिट और क्रेडिट तुम्हारी सिर्फ बेस बनाता है कि भाई हाँ, अगर एसेट में प्लस है तो डेबिट है, एसेट में माइनस है तो वो क्रेडिट है। नथिंग मोर देन दैट। मैक्सिमम तुमने आईएस 2 किया होगा, ऐसा ही है। इन्वेंट्री का टॉपिक, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। यार ये तो तुम लोगों में जोश ही नहीं, मतलब क्या ये सीए पास करोगे तुम लोग। खैर, तुमने वो किया होगा, आईएस 2 किया होगा, मैक्सिमम बैंक रिकंसिलिएशन की होगी, ऐसा ही है। बैंक रिकंसिलिएशन क्या कोई स्टैंडर्ड है? कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वो तो सिर्फ ये है कि भाई आपकी अपनी बैंक बुक यानी आपकी किताबें और बैंक स्टेटमेंट में क्या हो सकता है, फर्क हो सकता है। और वो ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस होता है। टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है कि आपने जमा करा दिया, क्लियर नहीं हुआ। आपने किसी को पैसे दे दिए, वो लेके मार्केट में घूम रहा है, पैसे निकाल ही नहीं रहा। तो दीज ऑल आर टाइमिंग डिफरेंसेस। बट यार, दिस हैज नथिंग टू डू विद अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की दुनिया इससे बहुत परे है, और दैट इज कॉल्ड FAR 1, FAR 2 एंड FFR। आगे तक जो जाती है। तो पहले तो स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं कि रिफ्रेशर वाले और जो ऑल टुगेदर हमारे न्यू पीआरसी के बच्चे हैं, और जो वो पीआरसी के बच्चे जो ऑलरेडी क्लासेस ले रहे थे। जो ऑलरेडी पीआरसी के बच्चे क्लासेस ले रहे थे उनको मैं जो 2 टॉपिक्स हैं वो करवा चुका हूँ। पहला है कैश फ्लो, जिसकी वेटेज है 20 से 25 नंबर। और दूसरा ईपीएस की है 15 से 20 नंबर। तो आप तो बोलेंगे सर 40 नंबर तो आप करा चुके हैं, हमें क्या कराएंगे। मैं आप लोगों को वापस करा दूंगा। 2 ऑप्शंस आपको दे रहा हूँ, आप लोग आज ही चूज कर लो। अप टू यू। बट ऐसा नहीं कि मुझसे कमिट कराओ और बोलो कि सर फिर हम एक काम करेंगे, रिकॉर्डिंग ले लेंगे। ऐसा नहीं है। 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि आप सर लाइव करा दें, हम आके ले लेंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सर प्लानर बना के दे दें, हम उस प्लान के हिसाब से उसको सुन लेंगे। कितने लोग लाइव वाले हैं? बाकी रिकॉर्डिंग वाले? तो बाकी का तुम लोग मर गए हो क्या? वापस पूछ रहा हूँ, कितने लोग लाइव वाले हैं? वापस से शर्माने की क्या बात है यार, मतलब यूं नहीं यूं। हाँ, ओके। सारे लाइव वाले हैं। अब एक तस्वीर लूंगा पूरी क्लास की, देखूंगा कौन लाइव में होता है। सही है जी। तो खैर, ये मेरी कमिटमेंट है, बच्चे लाइव वाले ही हैं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ लाइव करा दूंगा। सही है। यार शर्माना नहीं है पूरे बैच में, वेदर इट इज रिफ्रेशर, वेदर इट इज पीआरसी। देखो यार, कॉन्सेप्चुअली जाना है यहाँ पे। जो अकाउंटिंग मानी जाती है वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से मानी जाती है। कॉन्सेप्चुअली चलेंगे, पूछना एक एक पास पेपर में क्लास में करवाऊंगा। बाकी जो पुराने पीआरसी वाले उनसे पूछ सकते हो कि हमने इवन एक एक पास पेपर एक एक चीज क्लास में की है। और क्लास खत्म होती है, आपको रात को एक क्विज मिलता है, और वो क्विज कोई नॉर्मल क्विज नहीं है कि आपको हमने दे दिया और भूल गए। वो है ई क्विजेस। ई क्विजेस में होता ये है कि भाई आपको जो आंसर आता है ना, वो आपको उसी टाइम पता लग जाएगा कि सही है या नहीं है। और फिर उसका सोल्यूशन ऑटोमेटिकली, अब मैंने कमेंट्स भी इम्बेड कर दिए हैं उसके अंदर कि भाई अगर आपने कोई गलती की है तो आपको बता देगा आपने यहाँ गलती की है। तो नई शुरुआत करते हैं। सही है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर IS 23। अच्छा भाई, हमने कहा कि आप लोगों में से कितने लोगों ने पीपी किया हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, IS 16 कितने लोगों ने किया हुआ है? आई थिंक सब नहीं किया हुआ होगा, ऐसा ही है। चलें जी। भाई मैंने ये कहा समझने के लिए कि आपने लेट से एक एसेट परचेज किया। तो कोई भी एसेट परचेज करने के लिए बच्चों आप लोग क्या एंट्री बनाते हो? एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। चलें भाई, हमने कहा कि सर एसेट डेबिट और कैश, ये बनती है हमारी सर बेसिक एंट्री। बेसिक एंट्री। आगे सुने। अच्छा, फिर मैंने कहा कि लेट से मैंने ये पीपी खरीदा था 1000 रुपए का। मैंने कहा ये कॉस्ट प्राइस है इसकी, यही है। अच्छा, फिर मैंने कहा जहां से मैंने खरीदा अपने घर तक लाने के लिए मैंने एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर की। आप लोगों ने इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट किया था, कैपिटलाइज किया था? भाई कितने लोग कहते हैं कैपिटलाइज किया था? शर्माने का नहीं है, समझाने का है। हाँ जी।
सब कहते हैं कि कैपिटलाइज किया था, ऐसा ही है? बिल्कुल सर, हमने कहा कि ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को मैंने कैपिटलाइज किया था, लेट से वो 200 की है। हमने कहा भाई एसेट कितने का हो गया था? 1200 का। अच्छा, मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, क्योंकि पियासी तो सबने किया हुआ है ना, ये तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है, कोई न्यू तो कराया ही नहीं अभी तक। जानी तुम बताओगे? हाँ, तुम बताओ कि मैंने 200 को कैपिटलाइज क्यों किया? कोई और नहीं बोलेगा, ऑनलाइन वाले बोल सकते हैं। कोई नहीं है, गलत बताते जानी, मेरे को भी नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, सही जवाब नहीं है ये। जानी तुम बताओ। हाँ, वेरी गुड सर, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। यानी सर अगर ये खर्चा इनकम नहीं होता तो इस एसेट को आप यूज नहीं कर सकते। दैट मींस कि इसको अपनी प्रेजेंट लोकेशन और इंटेंडेड कंडीशन में लाने के लिए क्या था? लाजमी था। वापस, क्या प्रेजेंट लोकेशन और इंटेंडेड कंडीशन में लाने के लिए लाजमी था? चलो तुम अपने पास गोडाउन में ले आए, तुमने इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे की। हमने कहा भाई ये इंस्टॉलेशन, अच्छा मैंने कहा इंस्टॉलेशन पे की मैंने 50 की। अब बताओ क्या ये कैपिटलाइज होगा? वापस जवाब दो, क्यों? सर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, क्योंकि ये इंस्टॉल नहीं करोगे तो यूज कैसे करोगे? ऐसे ही मौजूद रहेगा साइड में, यानी वो इंटेंडेड कंडीशन में नहीं आया था। आपने कहा सर, हमने कहा ये 1250 का हो गया। यानी आप ये कह रहे हैं सर, लंबी नहीं करें, कि हर वो कॉस्ट कैपिटलाइज होती है जो आपके एसेट को उसकी प्रेजेंट लोकेशन और इंटेंडेड कंडीशन में लाने के लिए क्या हो? लाजमी हो, कंपलसरी हो, ऐसा ही है। चलिए जी, ये तो वो केस हो गया जब मैंने कहा कि भाई मैंने 1250 से एसेट को डेबिट किया और 1250 से कैश को क्रेडिट किया। क्या मैं कह सकता हूं ये एसेट मैंने अभी अपने फंड्स यूज करके खरीदा है? भाई मैंने अपने फंड्स यूज किए ना। अपने फंड्स का मतलब क्या है सर? मेरे पास पैसा अवेलेबल था, मैंने उसको पैसे को क्रेडिट किया और पीपी को डेबिट कर दिया। सर आज के बाद हो सकता है ये ना हो, इसके अलावा भी बकाया चीजें, तो जरा फोकस होकर समझते हैं अब जो स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक। भाई मुझे एक बात बताओ, ये एक एसेट है, ये हमारा एक एसेट है भाई, ये रहा। हमने कहा भाई ये हम है, हमें ये एसेट खरीदना है, तो क्या खरीद सकते हैं? ये ऐसा मना तो नहीं है ना, आपने बोला हम है तो हम तो पैसे वाले हैं, खरीद सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, बोल भी कौन सा जो बात है बंगी इधर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, हमने कहा हम ये एसेट खरीदना चाहते हैं, डेफिनेटली यस सर हम खरीद सकते हैं, पर मैंने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। अब बताओ, लोन लेके खरीद सकते हैं। यानी देखो, मैंने कहा कि भाई एसेट खरीदना इज नॉट अ इशू, खरीद सकते हैं, बट मेरे पास अभी पैसा अवेलेबल नहीं है। तो सर मैंने कहा चलें जी, पहला वाला केस तो खत्म, पैसा अवेलेबल नहीं है। सही है जी। अच्छा, अब जो एसेट मैं खरीदना चाह रहा हूँ ना वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो क्या मैं खुद बना सकता हूँ? यस, मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करूँ, मैंने कहा भाई मुझे प्लांट बनवाना है, इस प्लांट को इस तरीके से बनाना मेरे हिसाब से, तो क्या ये भी पॉसिबल है? अच्छा, यानी अब दो बातें हो गई। अब मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर रहा हूँ, मैं एसिड को क्या करना चाह रहा हूँ और मेरे पास खुद के पैसे अवेलेबल। अच्छा, हम आ गए यहाँ पे, ये है बैंक। इस रिलेशन को समझना, ये गेम अलग है, इसका नंबर सीधा सीधा 15, जो ये सवाल आता है ना, या तो 15 मार्क्स का अलहदा से आएगा या IAS 16 के साथ आएगा। मैंने आपका टाइम जाया नहीं किया आपको ग्रेड वगैरह बताने के लिए, मैं वैसे ही एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, उस पर टाइम नहीं लगाते। हम टाइम लगाते हैं क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया तो हमें कोर्स भी कंप्लीट करना ना, तो विद ऑल द प्रैक्टिस। देखो IAS 16 का सवाल आता है, उसमें 6 स्टैंडर्ड मिलके आते हैं, उस 6 में से वन ऑफ ये है IAS 23 जो आज मैं सिखा रहा हूँ। सही है जी, तो बड़ा फोकस होकर सुनना है, इसमें गेम्स हैं अलग अलग, सुनो। अच्छा भाई, मैंने कहा हमें एसेट खरीदना है या बनाना है? बनाना है। वापस, वेरी गुड। पैसे
नहीं है। हम किसके पास जाएंगे? बैंक के पास। हमने कहा भाई हम आ गए बैंक के पास, हम बैंक से कह रहे हैं कि भाई आप हमें क्या दे दो, लोन दे दो। हमने कहा भाई, बैंक कह रहा ओके जी आप लोन ले लें। बैंक ने हमें लेट से कितने पैसे दे दिए? 5 लाख रुपए। मैं आपसे सिंपल एक बात पूछ रहा हूं, मैंने बच्चों एक एंट्री बनाई, कैश डेबिट बैंक लोन कितने से भाई? 5 लाख रुपए से। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या ये जो सौदा हुआ है, ये ट्रांजैक्शन हुई है मेरी और बैंक की, या मेरी या उस एसेट के बनाने वाले की? बैंक की। अच्छा देखो, एसेट के बनाने के लिए कोई ठेकेदार होगा, कोई कंस्ट्रक्टर होगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा, क्योंकि मेरे पास खुद की एक्सपर्टीज नहीं है। अब देखिए वापस से ये रिलेशन समझना भाई, मैंने कहा मैंने किसको अप्रोच किया? बैंक को। किसके लिए? लोन के लिए। उससे क्या बनाऊंगा? अभी तक मैंने कॉन्ट्रैक्टर को अप्रोच नहीं किया, यानी कॉन्ट्रैक्टर के पास अभी मैं गया ही नहीं हूं। अभी तो मैंने सिंपल एक काम किया है कि मैंने बैंक के पास गया, मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, क्योंकि देखो बैंक जब भी लोन देता है ना तो वो बोलता है चाहिए क्यों, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते तेरे को क्या करना है। उसको हम बताएंगे कि भाई हमारा मकसद ये है, ताकि वो चीजें तो उसके बाद गिरवी रखवाई जाती हैं, ताकि कल को आप डिफॉल्ट करो तो वो उसको बेच के अपने पैसे क्या करेगा? रिकवर करेगा। व्हाट्स एवर द केस है, तो हम अभी बिजनेस भी समझते हैं, अकाउंटिंग भी समझते हैं। मैंने कहा हम बैंक के पास गया, बैंक से 5 लाख रुपए ले लिए, अभी तक कॉन्ट्रैक्टर की एंट्री नहीं हुई है। अच्छा एक और चीज, बैंक को मैंने कहा बस तेरे से 5 लाख रुपए ले रहा हूँ, 5 ही वापस करूंगा। उसने बोला मेरी बात सुन, सामने बैठ। 5 लाख लेके 5 लाख वापस करेगा तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में? मुझे इसके ऊपर चाहिए, ये मांगता है हमको, वो भी 10%। मैंने कहा सही है भाई, गुस्से वाली कोई बात नहीं है। आपसे हम लोन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट है। ये मैंने क्या किया है, इंग्लिश में बोलना, लोन लिया नहीं, फंड्स बोरो किए। बोलो एक और बार बोलो, फंड्स बोरो किए हैं। अच्छा, फंड्स को बोरो ऐसे ही किया है या इसकी कोई कॉस्ट है? उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट, और उसको फिर अंग्रेजी में कहते हैं बोरोइंग कॉस्ट। यानी फंड्स को बोरो करने की, ये हमारे आईएएस का नाम है, आईएएस 23, बोरोइंग कॉस्ट। सही है जी। हमने कहा भाई फंड्स बोरो किए तो फंड्स फ्री में नहीं मिलते, इसके पीछे क्या है? कॉस्ट है, तो उसको हम कहते हैं फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट। अब एक दिमाग सही करता हूं तुम्हारा पहले, क्या ये 5 लाख रुपए मेरी कॉस्ट है? सोच लो, 5 लाख रुपए तो उसके पैसे, उसको वापस करूंगा, कॉस्ट होती है इसके ऊपर। नहीं, कॉस्ट मेरी 50,000 है। कॉस्ट मेरी कितनी है? देखो मैं अगर तुमसे कहूँ कि भाई मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मुनव्वर से 5 लाख रुपए लिए, मैंने 5 लाख रुपए वापस कर दिए, तो क्या है, ये मेरी कॉस्ट ही है, इसका पैसा इसको वापस किया है। अच्छा ऊपर कितना देना है, वो मेरी कॉस्ट है, क्योंकि वो मेरी जेब से लग रहे हैं। पहले बताओ ये बात समझ आई? यानी फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट का मतलब क्या है? ओवर एंड अबव, जो आप इससे ऊपर पे करेंगे दैट इज कॉल्ड योर कॉस्ट, और वो कॉस्ट का नाम क्या है? बोरोइंग कॉस्ट। अच्छा जी, वेरी गुड। अब एक अब ट्रैक पे आ गए इधर। अच्छा जी, हमने कहा ये 5 लाख रुपए कॉस्ट नहीं है, याद रखना, इसको भेजे में रखना अपने। चलिए जी, अब हम कॉन्ट्रैक्टर के पास गए, हमने बोला भाई एसेट कितने पे बनाओगे? हम उससे पहले ही पूछ के गए थे, उसने बोला कि भाई मैं एसेट के बनाने के लूंगा कितने। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया, यहां तक सही है? अच्छा देखो, मैंने बैंक से लोन इतना ही लिया ना जितने का मुझे एसेट बनाना है, मैं क्यों बिलावजह ज्यादा लूंगा? सोचो एक बात, अगर ज्यादा लूंगा तो मेरा नुकसान है। कुछ बेवकूफ होंगे, बोलेंगे सर पैसे ही आ रहे ना ले लो। ओ भाई क्यों ले लो पैसे? अभी 5 लाख पे इंटरेस्ट दे रहे हो, वरना किस पे देना होता? 6 लाख पे, 7 लाख पे, 8 लाख पे, तो बिलावजह क्यों? अनलेस के कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो आपके पास, वो अलग गेम है। तो पहले हमने ये गेम समझ लिया। चलिए जी, हमने कहा भाई एसेट वाले भाई आप मुझे बता दें कितने में एसेट बना के देंगे। उसने मुझे कोटेशन दी कितने की? तो बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में मैं उससे पूछ के जाता हूँ कि कितने का एसेट बनाएगा, फिर मैं देखता हूँ मेरे पास कितने अवेलेबल हैं, बैंक से कितने लेने हैं, और फिर अकॉर्डिंगली वो फाइनेंस करके मैं क्या बनाना शुरू करता हूँ? एसेट। अच्छा, मैंने उसको कहा कि भाई तुम्हें 5 लाख रुपए एक वक्त पे चाहिए? उसने बोला नहीं, मैं आपको एक प्लान बना के देता हूँ। मैंने कहा भाई तुम्हारे भी अपने प्लान है। उसने कहा कि जैसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, वो डेट होगी January 1, 2021,
आप उस पे मुझे अपफ्रंट 20% दे देना। यानी वो मुझसे कितने पैसे मांग रहा है? 1 लाख रुपए मांग रहा है। हमने कहा चलिए कोई मसला नहीं है। हमने कहा उसके बाद क्या करोगे? उसने कहा कि भाई फिर मैं आपसे पैसे मांगूंगा अप्रैल 1 2021 को। कितने परसेंट? 30%। फिर मैंने कहा इसके बाद क्या करोगे? बस। तो बोलेगा बाकी 50% का तुम्हारा बाप पे करेगा। हमने कहा नहीं। हमने कहा कि भाई आप बाकी जो पैसे देंगे वो कब देंगे? अक्टूबर 1 2021 यहाँ पे मैं आपसे लूंगा 15%। अच्छा। फिर उसने कहा कि बाकी सारे पैसे आप 31 दिसंबर को दे देना। मैंने कहा होशियारी नहीं, बाकी पैसे तब दूंगा जब तुम एसेट को कंप्लीट करोगे। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में घर वर बनवाओ तो यही होता है ना, कि हम आधी पेमेंट करते हैं और बाकी कहते हैं कि जब घर कंप्लीट हो जाएगा तब हम आपको पेमेंट करेंगे। चलिए जी, उसने कहा कि भाई मैं फिर इसकी डेट चेंज करते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। हमने कहा भाई मैं ये एसेट कंप्लीट कर लूंगा 1 फरवरी 2022 को। सही है जी। तो रिमेनिंग कितना बचा? 35%। यही है रिमेनिंग पेमेंट। वो कह रहा है यहाँ पे दे दीजिएगा। क्या एसेट बनना शुरू हुआ? नहीं, अभी तक शुरू नहीं हुआ। अभी हमने 2 लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया है, बैंक और कंस्ट्रक्टर। अच्छा, बैंक ने हमें पैसे दे दिए, ये रहे। क्लियर है? पक्की बात है। चलें जी भाई, हमने कहा जनवरी 1 शुरू हो गया। सिर्फ समझाने के लिए, बेसिक है ये। जनवरी 1 2021 पे, और ये भी मैंने लोन लिया है जनवरी 1 2021 पे। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये लोन का बैलेंस, ये मेरी लायबिलिटी है ना, ये कम कब होगी? जब पे करूंगा। किसको? बैंक को। ये बात अपने भेजे में, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 2 कॉन्ट्रैक्ट, 2 चीजें चल रही हैं। ये एक लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी कम तब होगी जब मैं बैंक को रीपे करूंगा, वरना ये एज इट इज ही रहेगी। और इस पे मुझे क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा। चलिए जी, यहां तक हमें बात समझ आ गई। भाई 1 जनवरी आ गई। 1 जनवरी पे क्या मेरा मुआहदा हुआ था? 20% मुझे देना है। अच्छा, तो मैंने क्या किया पता है? सुनना, मैंने किया कैश क्रेडिट। सर आपके पास तो पैसा था ही नहीं, कैश कैसे क्रेडिट? सर लोन आ गया ना, तो सर कैश आ गया, लायबिलिटी अपनी जगह है, तो क्या उस कैश को यूज नहीं कर सकता? कर सकते हैं। चलें जी, वेरी गुड, हमें बात समझ आ गई। मैंने कहा कैश हो गया, क्रेडिट कितने से? अच्छा, हमने कहा यह आया 5 लाख का 20%। डेबिट क्या करूं? एसेट? पर एसेट तो बना नहीं है, तो हम इसको यूं कहते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कितना? अच्छा मुझे बताओ, क्या एसेट कंप्लीट हो गया या इन प्रोग्रेस है? अच्छा, ये डेप्रिशिएट कब होना शुरू होगा? जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब पूरा। और ये कंप्लीट कब होगा? अगले साल के फेब में। पहली एंट्री क्लियर है? अच्छा भाई, बैंक मुझे कह रहा है बाबू याद है ना, कितने देने हैं? 5 लाख रुपए वापस देने हैं, और उसके ऊपर कितना देना है? 50,000 देना। मैंने कहा बिल्कुल याद है, तुम मुझे तंग करना साल के आखिर में। अभी तुमसे मैं बात नहीं कर रहा, अभी तुमसे मैंने पैसे ले लिए, मुझे अपना हिसाब किताब करने दो। लोन तुम्हारा मेरे पास है, मुझे ये याद है। अच्छा, कैश कितना बचा? 4 लाख रुपए। पहले बताओ क्लियर है? चलें जी, हमने कहा कि भाई अब डेट आ गई मेरे पास अप्रैल 1 2021। मैंने कहा चलिए जी भाई, मैं अप्रैल पे आ गया। मैंने कहा अप्रैल 1 2021 पे मैंने फिर पेमेंट की। मैंने कहा कैश कितना? 1,50,000 आ गया। मैंने कहा भाई अब मैं CWIP लिख रहा हूँ। कितना? 1,50,000। मैं आपसे पूछूं, अभी तक आपने एसेट पे कितने लगा दिए? पैसे कहां से आए? तो लोन का बैलेंस भी कम हो गया ना। लोन अपनी जगह है, पर ये भेजे में रखना है, लोन अपनी जगह है, लोन चेंज नहीं हो रहा है। ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो अभी पैसा यूज हो रहा है, लोन रीपे नहीं, वो लायबिलिटी अपनी जगह है। भाई फॉर एग्जांपल, मैंने एक बंदे से पैसे लिए, मैं उसको खर्च किए जा रहा हूँ, तो क्या उसका उधार कम हो गया? उसका उधार अपनी जगह है, मैं सिर्फ पैसे यूज कर रहा हूँ। बस ये आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि डेटा में मिसमैच ना हो आपका। चलिए जी, हमने कहा 1 अप्रैल भी हो गई। इसके बाद कौन सी डेट है भाई? 1 अक्टूबर। चलिए जी, हमने कहा 1 अक्टूबर पे आपने फिर कितने पे किए? 15%। अच्छा भाई, वो कितना आता है?
अच्छा, CWIP डेबिट और कैश ये आ गया 75,000। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, मैं अकाउंटिंग कितने सालों की करता हूं? जनवरी 1 2021 से लेके मुझे अकाउंटिंग करनी है 31 दिसंबर 2021 की। क्या मैं कह सकता हूं मेरा एसेट अगले साल जाके कंप्लीट होगा, और वो है 2022। ये आपने फ्रेमवर्क रखना है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको डिस्क्लोजर पे ले जाऊंगा, यानी जो सवाल में पूछता है तो उस तरीके से समझना है मुझे, सही है जी? क्योंकि ये FR1 है, यानी अकाउंटिंग भी है और रिपोर्टिंग भी है। इफ यू नो अकाउंटिंग यू डोंट नो हाउ टू रिपोर्ट, फेल हो जाओगे। और रिपोर्टिंग तो वैसे ही तुम्हारा अल्लाह हाफिज़ है, तो ये कह ही नहीं सकता कि रिपोर्टिंग आनी चाहिए तुम्हें इधर। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझे ये कह सकते हो कि इस पूरे टेन्योर में यहां से यहां तक एसेट की टोटल कैपिटलाइजेशन कितनी है? सर ऐड कर लेते हैं, 1,00,000, 1,50, कितना हो गया? सर हमने कहा 3,25 एसेट की कैपिटलाइजेशन है। बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट तो पता ना क्या होती है, जहां पे मेरे आज तक के सारे बैलेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज आते हैं, मुझे एक बात बताओ, मेरी बैलेंस शीट के अंदर ये एसेट कितने पे आ रहा होगा? 3,25 पे। अब जरा यहाँ पे ठहर के एक बात समझो, मैंने कहा मैंने बैलेंस शीट बनाई, मैंने कहा मेरे नॉन करंट एसेट में PP में क्या आ रहा होगा? अच्छा, मैं लोगों को बताऊंगा कि ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, ये कंप्लीट, वरना वो कहते तुमने इसको डेप्रिशिएट क्यों नहीं किया, तो तुम कहोगे मैं यूज ही नहीं कर रहा, तो डेप्रिशिएट कैसे करूं? तभी मैंने इसके आगे क्या लिखा है, CWIP। मैंने कहा 3,75,000। अच्छा, अब यहाँ पे रुक के आपने एक चीज देखनी है। अच्छा भाई, मैं जैसे ही अपने अकाउंट्स क्लोज करने लगा था, बैंक आ गया, बाबू सबकी एंट्रिया बना रहा है, सबको पैसे दे रहा है। हमारा क्या? हमसे तो तुमने पैसे लिए ना, तो हमें तुम्हें क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है। अच्छा, मैंने कहा यार एक काम कर, तू इंटरेस्ट ले ले 3,75,000 माइनस करके, क्योंकि वो मुझसे खर्च हो गए। वो बोलेगा भाई तू कहीं भी खर्च कर, मुझे इंटरेस्ट किस पे चाहिए? 5 लाख पे, लोन के बैलेंस पे। तो सर हमने ये कहा कि सर भाई सुनिएगा, हमने ये कहा मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस को किया डेबिट, हमने यूं कर लेते ना, इंटरेस्ट पेएबल को किया क्या क्रेडिट, कितने से? 50,000 रुपए से। अच्छा बात समझिएगा, मैंने कहा 50,000 रुपए कैसे निकले सर? मैंने कहा 5,00,000 रुपीज इंटू 10%, और कितने महीने का इंटरेस्ट? 12 महीने का। अच्छा, मैं बैंक को कह रहा हूँ तुम 12 महीने का इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? उसने बोला तुमने पैसे कितने साल रखे, तो इंटरेस्ट भी कितने साल का दोगे? अच्छा, फिर मैं उससे कुछ ना बातें कर रहा हूँ, मैंने कहा भाई बातें क्या है वो सुनो। मैं उसको कह रहा हूँ कि अगर साल के बीच में मैं कुछ रीपे कर देता, फिर वो मुझे कह रहा तो उस केस में तुम 6 महीने का इंटरेस्ट 5 लाख पे करते, और 6 महीने का रिमेनिंग बैलेंस पे। तो मैं कह रहा हूँ आप क्यों ऐसा कर रहे हो? तो बोलेगा तेरे को समझ नहीं आती ये बात, क्योंकि तुमने मुझे 1 रुपया भी पे नहीं किया। तो तुम्हारे पास साल के शुरू में भी 5,00,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग थे, साल के आखिर में भी 5,00,000 रुपीज। तो आपने मुझे जो सूद देना है वो कितने पे देना है? 5 लाख पे। अच्छा, आप जरा गेम है, ये समझ आ जाए तो समझो बोरिंग कॉस्ट का पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। सुनो, आपने मुझे कहा था कि हर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है? कैपिटलाइज होती है। अंग्रेजी क्या होती है? कैपिटलाइज होती है। चलिए जी, मैंने कहा भाई डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, ये मान गया हूं मैं। आपने कहा था ट्रांसपोर्टेशन कैपिटलाइज होगी, क्यों होगी? वो मैंने इंग्लिश में 3 चीजें याद करके आया था मैं, इंटेंडेड कंडीशन में लाने के लिए लाजमी है, लाजमी है। फिर मैंने इंस्टॉलेशन भी क्या की थी, क्यों की थी? इंटेंडेड कंडीशन में लाने के लिए लाजमी है। अब देखो प्लीज समझना। अच्छा, वैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस आइडियली ये कहां चला गया? P&L में। ये लॉस हो गया, ये एक्सपेंस के तौर पे पार्क हुआ है। अभी किस तौर पे पार्क हुआ है? एक्सपेंस के तौर पे। अब देखो, अब गेम यहाँ पे शुरू हुआ। अब IAS 23 आ गया। IAS 23 ने ये कहा कि भाई मुझे एक बात बताओ, इस अरेंजमेंट को समझो। ये लोन तुमने किसके लिए लिया है? कंस्ट्रक्शन के लिए।
फिर वो तुमसे दूसरा सवाल पूछता है, ये बिल्कुल सुकून से समझना है ऑनलाइन वालों, आप सबने भी। दो बातें हैं, मैंने कहा ये लोन किसके लिए लिया, एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए, मैंने कहा चलो मान लिया। फिर वो दूसरा सवाल पूछता तुमसे, अगर ये एसेट नहीं होता तो क्या आप ये लोन लेते, नहीं लेते। तो दैट मीन्स कि वो कह रहा है कि आपने जो ये लोन के पैसे लिए 5 लाख रुपए, इस ये तो आप कैपिटलाइज कर ही रहे हैं। कैसे करना, देखो 5 लाख रुपए में से क्या 375 कैपिटलाइज किया, 325 है, 375 है, 325 है। अच्छा भाई, मैंने कहा आउट ऑफ 5 लाख रुपीज आपने 325 तो कैपिटलाइज किए, क्योंकि वो तो डायरेक्ट कॉस्ट है। वो कौन सी कॉस्ट है, देखो यूं समझो, मैंने इससे 5 लाख रुपए लिए, मुझे ये एसेट पे 5 लाख रुपए तो लगाने ही लगाना है, यानी 5 लाख रुपए एसेट पे तो लगना ही है, वो तो मेरी कॉस्ट है ही है। अब तुम्हें स्टैंडर्ड रुक के कहता है यहाँ पे, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हें ये 5 लाख रुपए फ्री में मिले थे, इसकी एक कॉस्ट थी, उसका नाम क्या था। वो ये कहता है मेरी नजर में कि ये जो बोरिंग कॉस्ट है ये भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, क्योंकि अगर ये एसेट नहीं होता तो ये लोन नहीं होता, और ये लोन है तो उस पर तुम क्या पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो इसलिए कहा गया कि लोन के जो पैसा है वो तो तुम कैपिटलाइज करोगे ही करोगे, उसके ऊपर आने वाला जो इंटरेस्ट है वो भी क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। अच्छा मैं तुमसे पूछूं ये क्यों कह रहा है वो कैपिटलाइज होगा, क्योंकि कोई तुमसे पूछे यहाँ पे रुक के, बड़ा क्लैरिटी से, हाँ इसमें इतनी सी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई तुमसे यहाँ पे रुक के पूछे तुम्हें एसेट कितने का पड़ा, 1 फरवरी को कोई तुमसे पूछे अगर एसेट कितने का पड़ा, तुम कितना कहोगे, 5 लाख या 550, वापस डिस्कस करते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है भाई। मैंने सिंपल एक काम किया, मैंने इससे 5 लाख रुपए लिए, मुझे एसेट खरीदना था, इसने कहा सर आप मुझे 550 वापस करेंगे। मैं लोगों को बताऊं कि मैंने ये एसेट कितने का बनवाया, 5 लाख क्यों नहीं कह रहे, वो सिर्फ एसेट था, उसके ऊपर भी तो आपने पैसे दिए हैं, और वो भी इस एसेट के लिए ही दिए हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ वो 50,000 भी टेक्निकली डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट निकला IAS 23 का, whenever you are paying borrowing cost, that borrowing cost should be capitalized in the cost of asset। पहले बताओ गेम समझ आई, कि देखो मैंने कहा ये अरेंजमेंट अलग है, वो अरेंजमेंट अलग है, तो सर इतना आसान है, ये तो IAS 23 खत्म हो गया, नहीं अभी रीपेमेंट्स आएंगी, मल्टीपल बोरिंग्स आएंगी, तो वो एक एक करके देखनी है, पर क्या बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। चलिए जी एक एक करके, लोन ले लिया मैंने, मना है, लोन लेना मना नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी बन गई। अब मुझे एक बात बताओगे तुम लोग, जैसे जैसे तुम एसेट पे पैसे लगाओगे वैसे वैसे वो एसेट में क्या होते रहेंगे, कैपिटलाइज होते रहेंगे। अच्छा मैंने कहा सिर्फ एसेट पे लगाए हुए पैसे कैपिटलाइज होंगे या उसके ऊपर आने वाली बोरिंग कॉस्ट भी। अच्छा फिर इसकी लॉजिक दो क्यों, नहीं कोई तुमसे ये पूछे एसेट कितने का बात, तुम बोलोगे सिर्फ लोन वाले पैसे या उसके ऊपर आने वाली कॉस्ट भी। अच्छा फिर कोई तुमसे पूछे इसको पीएनएल में क्यों नहीं लेके जा रहे, वो एक्सपेंस है ही नहीं, वो एसेट के लिए लिया था बात। अच्छा अगर वैसे ही कोई लोन ले लिया है फिर वो पीएनएल में चार्ज होगा, क्योंकि वो उस एसेट के लिए नहीं होगा, बेहतरीन हो गया। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अगर कहूं मेरे ख्याल से मैंने ये एंट्री गलत बनाई है, आई थिंक मैंने गलत बनाई है, मुझे इंटरेस्ट पेबल को क्रेडिट करके CWIP को डेबिट करना चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ये एसेट, प्लीज समझिएगा, ये जो है मैं कैश तो पे करूंगा, यानी इंटरेस्ट पेबल कह लो, कैश कह लो, व्हाटसोएवर, ये जो पैसे पे किए हैं ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, ये मैंने किसके लिए इंकर किए हैं, एसेट के लिए। तो टेक्निकली इसको भी मैंने क्या किया, एसेट की कॉस्ट में क्या किया, कैपिटलाइज कर दिया। और मुझे एक और बात बताओ, मेरी बैलेंस शीट में 375 आएगा, कितना आएगा, 425, और 425 का ब्रेकअप क्या है, 325 और 425, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया था ना। ओके जी, हमने कहा ये आ गया 50,000 और हम इसको सही कर लेते हैं 375, यही है, क्लियर है। अच्छा जी, यानी सर आपने 325 की कॉस्ट अब तक इंकर की है, 325 में आपने एडिशनल एक और कॉस्ट इंकर की है, वो क्या है 50,000। मुझे एक बात बताओ, क्या एसेट कंप्लीट हो गया है। अच्छा आप देखिए मल्टीपल सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, सर लोन रीपे होगा तो क्या होगा, हमने सीखा नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। अभी सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट समझा है कि फंड्स को बोरो करने की जो कॉस्ट होती है वो भी एसेट में क्या होती है,
कैपिटलाइज होती है। बात क्लियर है? प्लीज को यहाँ तक कॉपी करें। अच्छा यार, मोहम्मद अतीक एक बात पूछ रहे हैं, कॉपी करते करते बताओ कि डेप्रिसिएशन कब शुरू होगा? जब यूज होना शुरू हो जाएगा। और यूज कब होगा? जब कंप्लीट होगा 1 फेब 2022 को। सही है अतीक? अभी पहले कंप्लीट करना तो सीख। अच्छा, अगर ये एसेट में अपने ही पैसे से बनवाता, तुम लोग बताओ, ऐसी मजा आ रहा है, अपने ही पैसे से बनवाता है एसेट तो भाई फिर तो सर आप पागल हो गए ना, कोई बोरिंग ही नहीं होती तो उसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट भी नहीं होती, तो ये सोचता ही नहीं। ये सोचना कब है? जब बोरिंग हो। अच्छा, सिर्फ बोरिंग हो या एसेट के लिए बोरिंग हो, ये बात याद रखनी है। ऐसे तो 10 लाइबिलिटीज होंगी, सबका इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे क्या? नहीं, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है वो कैपिटलाइज होगा। गुलाम बुक कैसे मिलेगी जानी आपको? यहाँ पे एआरटीटी कॉल करनी पड़ेगी, आना होगा। जी जी बिल्कुल, 100% कराऊंगा जानी कोर्स। IS 16 का नाम चेंज हो गया। नहीं भाई, क्या हो गया भाई? IS 16 क्या है? ये सब कंपोनेंट IS 23 अलग है, उसके साथ पूछा जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैंने इसकी अकाउंटिंग नहीं की, इस 35% की। अब अकाउंटिंग 1 साल की है ना, बाकी 35% की कब करेंगे? नेक्स्ट ईयर करेंगे। और ऊपर अपने पास नोटिंग करते हुए लिखना है कि हम वो केस कर रहे हैं कि हमने लोन रीपे नहीं किया, नो रीपेमेंट ऑफ लोन लिख देना अपने पास, कि हम पहले वो केस सीख रहे हैं कि देयर इज नो रीपेमेंट ऑफ लोन। यानी ये कॉपी लाजमी करना है, तो ताकि अगेन एंड अगेन लेक्चर नहीं देखो आप। हाँ सचिन, बिल्कुल बिल्कुल सही, ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये स्क्रॉल अप करूं भाई? मैं ऐसा वो दिलवा देता हूँ। अबे अब्दुल यार, कॉपी कर ले जल्दी। हो गया यहाँ तक?
प्लीज इस टाइमलाइन को भी कॉपी कीजिएगा ताकि हमें पता लगे कि हमने अभी तक अकाउंटिंग यहां तक की है। नहीं बनानी तो नहीं होगी। बस समझने के लिए। अच्छा वैसे देख के एक बात बताओ, यहाँ पे मेरी बैलेंस शीट के अंदर अगर हम नोटिस करें तो नॉन करंट एसेट में तो ये आ गया मेरे पास। क्या मेरी बैलेंस शीट के अंदर इंटरेस्ट पेबल भी आएगा 50,000 रुपए का? और ये इंटरेस्ट पेबल प्लीज सुनिएगा, ये इंटरेस्ट पेबल का जो 50,000 रुपए ये एक्सपेंस आउट नहीं हुआ, एसेट में क्या हुआ है, कैपिटलाइज हुआ है। अच्छा भाई, और इसके अलावा हमने ये कहा कि हमारे पास लोन पेबल आ रहा होगा कितने का? लोन अपनी जगह है, वो चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने उसका 1 रुपया भी रीपे नहीं किया। आप क्या बता सकते हैं कैश का बैलेंस कितना आ रहा होगा? ऑल्दो ये करंट एसेट्स में आ रहा होगा कितना, 125,000। 175 बचेगा। नहीं नहीं, इंटरेस्ट पे लोन इंटरेस्ट पेबल है ना। क्लियर? देखो ये बैलेंस शीट की एक्सट्रैक्शन देखो यार, वो रिक्वायरमेंट में ये बोलता है कि आप पूरे साल की अकाउंटिंग करो, बताएं बैलेंस शीट में क्या क्या बचेगा। तो आपके सामने यहाँ पे बैलेंस शीट में एक पीपी आ रहा होगा कितने का, 375,000 का। कैश कितना बचा, 175,000 का। इंटरेस्ट पेबल कितना, 50 का। और लोन पेबल कितना, 5 लाख रुपए का। दिस इज योर बैलेंस शीट इज रिप्रेजेंटिंग कि ये हो चुका है अब तक। अच्छा भाई, अगर हम नेक्स्ट ईयर मूव करें, अगले साल, सही है जी, तो हम आ गए भाई टेक्निकली 2022 में। प्लीज सुनिएगा, ये बड़ी अहम चीज है। हम यहां से शुरू कर रहे हैं अब, January 1, 2022। मुझे बताओ अब मैंने रिमेनिंग पेमेंट कितनी करनी है, 35% की, सही है जी। तो वो कितनी आ गई, 175,000। तो मैंने एक काम ये किया, CWIP डेबिट और कैश 175,000। अच्छा भाई, हमने कहा हम तो पहले यहां तक आ गए, 1 फेब, पहली फेब को ही हुआ ये पे। ओके जी, 2022। हमने कहा 2022 की Feb 1 को ये एंट्री पड़ गई। अब मेरी बात समझेंगे जरा, आप लोग ने मुझे बताना है इधर। मैंने कहा कि भाई हमने बोला हिसाब किताब खत्म करते हैं, पर हिसाब किताब खत्म करने से पहले एक चीज आप याद रखें, बैंक आपसे फिर इंटरेस्ट मांगेगा। कितना, 2 महीने, पूरे साल का मांगेगा। यही सीखना है आज की क्लास में। भाई मुझे एक बात बताना, आपका आपका एसेट कंप्लीट हो या ना हो उसका क्या जाए, उसने आपको कितने दिए हैं, वो इंटरेस्ट कब तक मांगेगा, जब तक पेमेंट नहीं करते। तो वो कह रहा है कि भाई आप जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो होगा क्या भाई, फुल ईयर का इंटरेस्ट, फुल ईयर का होगा। इस पे कोई मतलब कंडीशन नहीं है। हमने कहा भाई ओके, फड्डे वाली कोई बात नहीं है। हमने कहा प्लीज समझिएगा, पहले तो मैंने इंटरेस्ट पेबल रिकॉर्ड कर दिया, कितने से, 50,000 रुपए से। अब यार जरा प्लीज मेरी बात को फोकस होकर समझना, सारे काम मत, पहले सुनो। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 50,000 रुपये इसलिए बुक किया, 50,000 रुपये इसलिए बुक किया ये, क्योंकि बैंक को जब तक मैं रीपे नहीं करता वो तब तक मुझसे सूद चार्ज करेगा। अच्छा अगले साल नहीं पे करूँ, अगले साल नहीं करूँ, ये जमा होते रहेंगे। सर रीपेमेंट तो हमने सीखी नहीं है ना अभी, वो देखते हैं बाद में। सही जी, अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने कुछ रीपे नहीं किया। अच्छा भाई, ये इंटरेस्ट पेबल आ गया। बट मुझे लगता यह है कि आप जब एसेट की कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो आप एसेट में तब तक चीजें कैपिटलाइज करते हैं जब तक वो एसेट कंप्लीट ना हो जाए। ऐसा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ एसेट कब कंप्लीट हो गया, फेब में। तो आई बिलीव कि 1 महीने का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ वो 1 महीने का जो इंटरेस्ट है, मैंने जो पैसे रखे हुए थे वो एसेट के लिए रखे हुए थे। अब इसके बाद जो मैंने पे नहीं किया वो मेरी नॉर्मल बोरिंग हो गई।
और उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट क्या इंटरेस्ट नहीं होगा, बट वो कैपिटलाइज नहीं होगा। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मैं CWIP में इंटरेस्ट की जो कैपिटलाइजेशन है वो करूंगा लेट से 50,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 क्यों किया, एक महीना कितना आ गया 4166। अच्छा तो सर ये तो एंट्री बैलेंस नहीं हो रही सर, अब आ जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कि कहाँ जाएगा पीएल में, वो कितना है इन दोनों का डिफरेंस 4,458,34 हो जाएगा ना, 4,58,34। अच्छा जी अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं कि मेरा अब भी इंटरेस्ट मुझे इतना पे करना है जिसमें से इतना एसेट के लिए इतना पीएल में चला गया। अच्छा अब अगले आने वाले सालों में अगर इंटरेस्ट आएगा एक्सपेंस ऑफ, क्योंकि अब आप सोचो आपको ये सिखाया होगा IAS 16 में एसेट वंस कंप्लीटेड उसके ऊपर भी जितना भी खर्चा होता है वो क्या होता है एक्सपेंस ऑफ, क्योंकि वो आपका एसेट रेडी फॉर यूज हो जाता है। पहले बताओ ये बात क्लियर है। अच्छा सर अब मुझे एक बात बताएं, कुल मिला के कैलकुलेटर निकालें अपने पास जल्दी से, फिर हम एक, क्या आप ये मानते हैं कि मैंने लास्ट ईयर ये कैपिटलाइज किया था, ये 50,000 कैपिटलाइज किया था, एक 50 और ये 75,000, सही है जी, कुल मिला के कितना हो गया था 375। ये लास्ट ईयर का खर्चा था, एसिड इतने का था लास्ट ईयर तक का। क्या मैं कह सकता हूं इस साल एसिड में ये दोनों और गए, यानी लास्ट ईयर तक अगर मैं यूं कहूं, यहां पे देख लेते हैं ना, यहां पे वर्किंग कर लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ CWIP बच्चों कितना था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ CWIP 375,000। अच्छा भाई हमने कहा ये आ गया कैपिटलाइज ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा भाई कैपिटलाइज ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया ये 175,000 प्लस 4166, ये कितना हो गया टोटल 1, ये इन दोनों का सम 555 कैसे हो सकता है जानी, 179,166 और ये 5541। अच्छा आप जरा इसको एनालाइज करें प्लीज, सुनिएगा। क्या मैं कह सकता हूं इसके अंदर मैंने 5 लाख रुपीज तो कैपिटलाइज किया ही किया है, जो याद है लोन लिया था, पर मेरे ख्याल से मैंने उसके ओवर एंड अबव भी कैपिटलाइज किया है। वो क्या था, नाम क्या है उसका, बोरिंग कॉस्ट। और बोरिंग कॉस्ट भी तब तक कैपिटलाइज की है जब तक एसेट कंप्लीट, अगर एसेट कंप्लीट हो गया उसके बाद एक्सपेंस आओ। क्या सिनेरियो समझ आया। चलिए जी हमने कहा कि भाई हमने ये इसके अंदर 5 लाख रुपीज तो ये आ गया, और बाकी 54,166 क्या है बोरिंग कॉस्ट है, जो कि जायज बात है कैपिटलाइज होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये फंड्स नहीं होते तो ये एसेट भी नहीं होता। तो दैट मीन्स कि जो पैसे लगाए वो तो कैपिटलाइज होंगे, साथ साथ उसके ऊपर आने वाली कॉस्ट भी क्या है कैपिटलाइज हो जाएगी। चलिए जी सर अब आई थिंक कि टाइम आ गया है कि इसको CWIP से निकाल के PB में भेज दें। क्यों, अब क्यों सर, अब दिस इज नो मोर CWIP। तो हमने ये कहा कि भाई आपने CWIP से इसको निकाला और 554166 पे निकाला, और मैंने इसको प्लांट या बिल्डिंग व्हाटसोएवर ये जो भी एसेट है स्लैश PP क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया 554166। अब आपको एग्जाम में वो बता देगा कि इसकी यूजफुल लाइफ इतनी है, अब डेप्रिशिएट होगा। पहले क्यों नहीं हुआ था, कंप्लीट नहीं था, यूज ही नहीं हो रहा था। पहले बता पूरी गेम समझ आई। चलिए जी सर की पॉइंट्स टू नोट जो हमें समझ आने चाहिए, प्लीज सुनिएगा। पहला, प्लीज सुनिएगा इधर, एसिड पे कैपिटलाइज होना
जब उसका काम इस वाले केस में एसेट पे काम कब स्टार्ट हुआ था? 1 जनवरी को। तो मैंने बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज भी कब से किया? 1 जनवरी को। ये बहुत ही बारीक बातें हैं, ये एग्जामिनर यूं बता देता है एक लाइन के अंदर, पूरा कॉन्सेप्ट गलत करके आ जाओगे, नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो यही टेस्ट करता है। जरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने अवेयर रहना, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, ऑनलाइन वालों से तुम बता सकते हो, जरा अवेयर रहना है। मैं वापस रीड करता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। एसेट पे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना शुरू होगी जब एसेट पे काम शुरू होगा। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं whenever expenses are started to be incurred, whenever expenditure has started to be incurred। वापस अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने 1 जनवरी को लोन ले लिया, सही है जी, 1 जनवरी को लोन ले लिया, 10% के सूद पे लिया है। क्या एसेट पे अब तक कुछ लगा? नहीं। अच्छा, मैंने कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया 1 अप्रैल को। अब मैं जिससे पूछूंगा वहां बीच में नहीं बोलना कोई। मैंने कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया कब? 1 अप्रैल को। उसने काम शुरू किया 1 अप्रैल से। मैं अभी पूछूं, यानी तुम बताओगे, सही है? हाँ आप बताओ। आप ये बताओ मुझे कि जब मैंने 1 जनवरी को लोन लिया है, मुझसे बैंक इंटरेस्ट कब से चार्ज करेगा? चलिए कोई मसला नहीं, उसने बता दिया, अपना बता दिया 1 अप्रैल से, जानिए आप बताओ। नहीं नहीं, ये आपके बराबर में जो था। हाँ आप भाई ये कह रहे हैं 1 जनवरी से। आप बताओ यस और नो। 1 जनवरी से ही इंटरेस्ट चार्ज करना बैंक। देखो ये यही तो करवा रहा हूँ, मुझे पता है मैं डायरेक्ट सवाल कराऊंगा ना, सिर्फ रट्टा लगा के निकल जाओगे। पहले बेसिक्स को क्लियर करो अपने, कि बैंक क्या करेगा, हम क्या कर रहे हैं। आप अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो बैंक को मद्देनजर रखते हुए वापस से मैंने कहा 1 जनवरी को लोन लिया, तो बैंक इंटरेस्ट कब से चार्ज करेगा? 1 जनवरी से, पूरे 12 महीने का। उसका कुछ नहीं लगे कि आप उसके पैसे से क्या कर रहे हैं, उसको अपने पैसे से मतलब है, अपनी कॉस्ट से मतलब है, सही है? पक्की बात है? ओके जी भाई, ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो, जाग रहे हो ना, यही है ना? हाँ या नहीं में जवाब दो जल्दी से। हाँ बिल्कुल, पास होना है, वेरी गुड। आगे सुनो, दूसरी चीज मैंने कहा, तुमने कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट कब किया? 1 अप्रैल से। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोरिंग कॉस्ट चार्ज होना शुरू हुई है 1 जनवरी से। देखो ये बात गलत नहीं है, 1 जनवरी से बोरिंग कॉस्ट चार्ज होना शुरू हुई है, पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कैपिटलाइज कब से होगी? 1 अप्रैल से। लॉजिक समझ आई कि 1 अप्रैल से कैपिटलाइज इसलिए होगी क्योंकि एसेट पे काम शुरू हुआ है। ऐसे तो पता है पूरी दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, बोले 10 साल पहले मैंने लोन लिया था, मैंने इस एसेट पे लिया था। अबे तेरे को क्या पता 10 साल बाद तेरे को उस पे ही करना ही है? मुझे एक बात बता, तो फिर हर इदारा क्या करेगा, जितने भी लोन्स है ना, सबको बोलेगा मैंने इसके लिए लिया था, और सबका सब इंटरेस्ट क्या करेंगे? कैपिटलाइज। तो वो कहता है मैं आपको मना नहीं कर रहा, आप लोन लें, बेशक लें, एसेट को बनाएं, बट एसेट पे उस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज तब से करना जब से उस एसेट पे काम शुरू हो। ये कोई टोपी ड्रामा नहीं है, लोन लेके रख लिया, अपने अखराजात पूरे करे जा रहे हो, बोल नहीं इसके लिए था, तो ऐसे तो आप एक्सपेंस की सेविंग कर रहे हैं। भाई मुझे बताओ, वन टाइम एक्सपेंस बुक हो जाए या ओवर द पीरियड, ये ज्यादा अच्छा है? ओवर द पीरियड। क्योंकि लोग पता है क्या करते हैं, पीपी में कैपिटलाइज करके बोलते हैं इसको हम 5 सालों में डेप्रिशिएट कर देंगे, तो मेरा पीएनएल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मेरा प्रॉफिट क्या आएगा? ज्यादा आएगा। देखो अगर मैं कहूँ 100 रुपए का एक्सपेंस 1 साल में बुक करूँ, या 100 रुपए का एक्सपेंस 5 सालों में बुक करूँ, क्या अच्छा है? 5 सालों वाला। फर्क है ना दोनों में। तो देखो पहले तो बताओ, ये बात समझ आई, बोरिंग कॉस्ट का इंकर होना अलग बात, बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइज होना, लिखो अपने पास, बोरिंग कॉस्ट का इंकर होना अलग बात, और बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइज होना अलग बात। लिख लिया जी, बोरिंग कॉस्ट का इंकर होना अलग बात और बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइज होना अलग बात है। ये दोनों बातें लिख ली हैं। अच्छा, अब तुम में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है ऐसे ही कि बोरिंग कॉस्ट का इंकर होना अलग बात, कैपिटलाइज होना अलग बात, ये क्यों है? और हो सकता है कि इंकर पहले हो रही हो। भाई ऐसा हो सकता है कि बोरिंग कॉस्ट इंकर पहले से ही हो रही हो, कैपिटलाइज बाद में। पक्की बात है, क्योंकि हो सकता है आप लोन पहले ले लें, पर इसका हरगिज मतलब नहीं है जब से लोन लिया तब तक का, तब से लेके आगे तक का इंटरेस्ट चिपका दो एसेट में।
ये ख्याल रखना है सवाल के अंदर, सही है। तो वो डेट्स का हम ख्याल रखेंगे, फिर प्रैक्टिस करते हैं उसकी, जैसे समझाने के लिए था। चलिए जी, यदि ये वाली बात क्लियर हो गई कि एसेट पे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना शुरू होगी जब उसका काम स्टार्ट होगा। क्लियर है? चलिए जी, दूसरी चीज, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन या खत्म कब होगी? वेरी गुड, जब एसिड, अच्छा अब वो दो इसमें चीजें कहता है, जब एसिड, यहां पे लिख लेते हैं, जब एसिड या तो कंप्लीट हो जाए या तो सब्सटेंशियली क्या हो जाए। देखो बेसिक दिमाग तो यही कहता है ना कि एसिड रेडी हो गया, दैट मींस कि बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना। अच्छा अब इसका भी जवाब दो, क्या ऐसा हो सकता है बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना बंद हो जाए, इनकर होती है? अब ये जार्गन समझना है, क्योंकि देखो वो अल्फाजों में लिखता है ना इंग्लिश में कि भाई बोरिंग कॉस्ट स्टार्टेड टू बी इनकर्ड, तो तुम्हें समझ आना चाहिए इनकर का मतलब है एक्सपेंस चार्ज होना शुरू हो गया है। अच्छा वापस से दो चीजें पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है इनकर हो रही हो कैपिटलाइज नहीं हो रही हो सकता है इनकर होना पहले शुरू हो जाए, कैपिटलाइज बाद में हो। अच्छा फिर ऐसा हो सकता है कि कैपिटलाइजेशन खत्म हो जाए फिर भी इनकर हो रही हो। अभी जो केस किया कि इनकर हो रही होगी वो तो एक्सपेंस आउट हो जाएगी, यानी देखो इंटरेस्ट तो पे करना है, यू नीड टू डिसाइड कि क्या उसको कैपिटलाइज करूं या एक्सपेंस आउट करूं, बस ये गेम है इसके अंदर। ये थीम अगर पिक कर ली तो गेम खत्म है इसका। अच्छा जी, फिर यहाँ पे इस बात को समझ लेते हैं। भाई हमने एक बिल्डिंग बनाई, सही है जी, उसमें खाली पेंट करना बाकी है, सब्सटेंशियली रेडी है, तो वो कहता है तब भी आप बोरिंग कॉस्ट को क्या करेंगे, चार्ज करना रोक देंगे, यानी कैपिटलाइज करना रोक देंगे। इसका सही अल्फाज ये है, चार्ज तो होती रहेगी, खैर कैपिटलाइजेशन क्या हो जाएगी। अच्छा ये क्यों बोला, ये भी इसकी भी लॉजिक देता हूँ, क्योंकि सारे बेसिक कंक्लूजन तो मैं बताता हूँ आईएफआरएस के। बेसिक कंक्लूजन में वो क्या था, लोगों ने करना ये शुरू किया कि एसेट कंप्लीट कर लिया, अब उसको यूज नहीं करा, ऐसी रेडी फॉर यूज है, खुद यूज नहीं कर रहा, बोल रहा यार इस पे कलर करना था, पावर ऐसे तुम्हारे सामने देखो यूज तो नहीं कर रहा वो, भाई वो सब्सटेंशियली कंप्लीट है, आप उसको यूज कर सकते हो। तो इस टोपी ड्रामे को खत्म करने के कहा कि अगर एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट है तो आपने एसेट के ऊपर आने वाली जो बोरिंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइजेशन बंद कर देनी है। बात क्लियर है? अच्छा तुम्हें सवाल में लिख के दे कि एसेट कंप्लीट हुआ लेट से जुलाई में, बस सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया था फेब में, आप फेब पे कैपिटलाइजेशन पॉज हो जाएगी, क्यों? सब्सटेंशियली कंप्लीट तो नहीं हुआ ना सर, सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया, रेडी फॉर यूजिंग है, आपके अपने टोपी ड्रामे के आप नहीं कर रहे। पहले बताओ ये बात क्लियर है? फैब से, यानी ये पूरा सिनेरियो हमें समझ आ गया। अब मैं आपको एक दे रहा हूँ क्वेश्चन, प्लीज आप उसको सॉल्व करके दिखाएं और उम्मीद है कि आप सही करेंगे। ये राजी, मुझे इसमें आपसे चाहिए ये कि आप मुझे बताएं पहले साल के आखिर में अलोंग विद जर्नल एंट्रीज एसिड का CWIP कितना होगा। जल्दी से जनरल एंट्रीज बनानी है, और गलत सलत जैसे भी बनाओ, अभी हम सीख रहे हैं, पहली क्लास है हमारी। PDF मिल जाएगा बिल्कुल जानी, मेरे किसी काम का नहीं है इसके बाद। हाँ जी डन। कोई ये बता दे कि पहले साल में कैपिटलाइजेशन कितनी है? 7 लाख रुपीज। अच्छा 7 लाख रुपीज अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, चेक कर लेते हैं। अच्छा भाई हमने कहा कि सबसे पहले आप अभी जो काम कर रहे हैं वो जो साल है वो आई थिंक है हमारा 2017, ये रहा सर 2017, प्लीज फोकस होकर देखिएगा। सर सबसे पहले तो मैंने एक काम ये किया, जो बैंक लोन लेके आया उसकी एंट्री क्या बनाई होगी? कैश हो गया डेबिट, और बैंक लोन हो गया 1 मिलियन से। अच्छा भाई, अब हमने, क्योंकि मुझे पता है कि पूरे साल जानी कोई रीपेमेंट नहीं है, तो कोई रीपेमेंट ना होने के बायस मैं इंटरेस्ट एक टाइम पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैंने ये कहा कि भाई हमारे पास 1 मिलियन का कितना, 1 लाख रुपए आ गया। अच्छा भाई हमने कहा कि ये टोटल हमारी इस साल की
बोरिंग कॉस्ट से। अभी हम देखते हैं कि इसकी एंट्री क्या बननी है। अच्छा भाई, अब फिर मैंने कहा कि इसके बाद पेमेंट की डिटेल्स ये हैं कि जनवरी 1 2017, मार्च को और सितंबर को। यहां पे यूं कर लेते हैं, जनवरी, मार्च एंड सितंबर 2017। हाँ भाई, इस पे भी आपने एंट्री बनाई होगी, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट, और ये भी CWIP डेबिट और कैश। पहले पेमेंट की एंट्री बताओ कितनी है? 2.5 लाख रुपए। ये कितनी है भाई? 150। ये आ गया जानी 150, और ये। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि ये तमाम पेमेंट्स सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को हैं? तो सिर्फ ये कैपिटलाइज होगा? अच्छा देखिए, मजे की बात ये है कि एक पेमेंट जो है वो बैंक को होनी है, पर फिर भी हम उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं क्योंकि टेक्निकली वो भी इसी के लिए थी। ऐसा ही है। अच्छा भाई, तो सर हमने टेक्निकली किया ये कि हमने अब एक और एंट्री बना दी 31 दिसंबर 2017 पे, जिसपे हमने किया CWIP डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। कितने से? 1 लाख रुपए से। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर मेरे पास मेरी बैलेंस शीट के अंदर टोटल CWIP, तो आप लोगों ने मुझे कहा 7 लाख रुपए, इसका ब्रेकअप बता सकते हैं? ये 6 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टर को है, बाकी इसमें बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई है। मैं आपको पता है अलग से क्यों बता रहा था, सुने पहले की बात। IAS 23 जब रीडिंग करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि डिस्क्लोजर के अंदर आपको ये बताना होता है कि हाउ मच बोरिंग कॉस्ट हैज बीन कैपिटलाइज। क्योंकि देखो 7 लाख से तो नहीं दिखता ना कि इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। तो डिस्क्लोजर में आपको नीचे डिटेल देनी होती है कि above PP includes ₹1 लाख एज अ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ड्यूरिंग द ईयर। तो उसके मार्क्स होते हैं, तो उसके लिए पूरी कैलकुलेशन होती है, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास कैश कितना बचा होगा? पक्की बात है सर? 4 लाख रुपए होगा आई थिंक। अच्छा, लोन पेएबल भी कम हो गया होगा, और इंटरेस्ट पेएबल, या ये लोन पेएबल कम क्यों नहीं हो रहा? पे नहीं किया, वेरी गुड, चलें जी। सर यानी 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 मुझे एक बात बताइए, 1 लाख रुपए का खर्चा हो तो चुका है, मुझे पे करना, बट मैंने इसको एक्सपेंस नहीं किया, मैंने इसको PP में कैपिटलाइज कर दिया। क्लियर है? अच्छा, कोई आपसे पूछे इस साल के आखिर तक आपको ये CWIP कितने का पड़ गया, तो आपने पे तो 6 लाख किए, तो फिर कोई तुमसे वापस ये सवाल करे बोरिंग कॉस्ट क्यों कैपिटलाइज कर रहे हो? क्योंकि सर आप बोलेंगे सिंपल सी बात है कि मुझे ये एसेट मिल ही नहीं सकता था अगर मैं ये एडिशनल कॉस्ट पे ना करता। बात क्लियर है? चलिए जी, यानी सर सिंपल, जो एसेट पे लग रहा है वो तो कैपिटलाइज होगा ही होगा, उसके ऊपर लगने वाली बोरिंग कॉस्ट भी क्या होगी? कैपिटलाइज होगी। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मैं अगर 2018 में चला जाऊं, तो क्या आप लोगों ने उसकी अकाउंटिंग की? करें, जल्दी करें। 2018, वैसे ही जल्दी से 2 ही एंट्री बननी है। वेरी गुड, अब साहब अभी देखते हैं। हाँ भाई, एक पहली फेब को पेमेंट है और मार्च में पेमेंट है।
बिल्कुल ऐसा ही शेरी, वो पेमेंट सीखते हैं अभी। हाँ भाई 2018 में, मुझे एक बात बताओ पहली पेमेंट कब है? आपने कहा कि सर CWIP 3 लाख रुपीज से डेबिट हो गया, कैश हो गया क्रेडिट कितने से? 3 लाख रुपए से। अच्छा जी, इसके बाद फिर March 1 को CWIP डेबिट हो गया, कैश कितना है ये? अच्छा भाई, ये तो पूरे पैसे हो गए जो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ चले गए। पर मुझे एक बात बताएं, बोरिंग कॉस्ट में सिर्फ 2 महीने की बुक करूं 2 महीने की बस? सोच लो। मैं पूछ क्या रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बोरिंग कॉस्ट पूरे साल की बुक करूं 2 महीने की? बोरिंग कॉस्ट पूरे साल की होगी, जिसमें से कैपिटलाइज कितनी होगी? 2 महीने। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि बैंक वाला ये कहेगा कि भाई तेरी अकाउंटिंग के चक्कर में मैं क्यों पिस रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट पूरा चाहिए। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम उसमें से एक्सपेंस आउट करते हो कैपिटलाइज करते हो, तुम्हारी अकाउंटिंग है। क्लियर है? चलिए जी, तो हमने ये कहा अगर मेरा लोन का 1 रुपया भी रीपे नहीं हुआ तो अब भी वो मुझसे सूद चार्ज करेगा 1 मिलियन पे। ऐसा ही है। तो हमने ये कहा कि भाई 1 मिलियन का 10% इक्वल टू 1 लाख। अच्छा हमने कहा भाई इंटरेस्ट जो पे करना है वो 1 लाख रुपीज ही करना है, खर्चा हो चुका। अब इस खर्चे में से यू नीड टू डिसाइड कि वेदर यू हैव टू कैपिटलाइज और एक्सपेंस आउट। मैं तुमसे पूछूं कि CWIP में कितना ले जाओगे? ये ये कितने महीने है? अच्छा हमने कहा ये 2 महीने ये आ गए, तो बकाया नहीं बुक करें, वो एक्सपेंस है। चलिए जी, हमने कहा कि भाई वो आ गया हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना जी? कितने लोगों ने सही किया? वेरी गुड, कोई बड़ी बात नहीं, आसान था ये इधर। चलो जी, अब मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग यानी ओपनिंग CWIP 7 लाख रुपए था। अच्छा हमने कहा कि कैपिटलाइज ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा कैपिटलाइज ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख तो है, पर साथ साथ इसमें बोरिंग कॉस्ट भी है 16667, ठीक है 416667। टोटल कितना आ गया? 111। अच्छा वैसे ही अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ ताकि याद हो जाए, भाई कॉन्ट्रैक्ट तो 1 मिलियन का हुआ था, ये ज्यादा कैसे हो गया है? यानी अब आप बोलेंगे कि भाई ये जो इसके अंदर 1 मिलियन रुपीज है वो तो सीधे कॉन्ट्रैक्टर के पैसे हैं, बट क्योंकि इस एसेट को 1 मिलियन की चीज को बनाने के लिए मैंने एडिशनली भी जेब से दिए, वो भी क्या किया मैंने? कैपिटलाइज किया है। अब बन गई टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। बात क्लियर है? अच्छा इसके बाद अगर ये कंप्लीट हो गया, सही है जी, और फिर भी इसमें कोई एक्सपर्ट बुला के इंस्टॉलेशन करवानी हुई, अरे वो भी होगी, मैं कह रहा हूँ इंस्टॉलेशन करवानी हुई, वो भी होगी, वो अपनी जगह। नहीं मैं देखो उसने अपने हिसाब से, भाई देखो ये भी तो होता है ना, उसने बोला कि भाई मैंने प्लांट बना दिया, अब मेरी जगह पे रेडी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम अपने पास कैसे लेके जाते हो। फिर ट्रांसपोर्टेशन होगी, कैपिटलाइज होगी, फिर इंस्टॉलेशन होगी, फिर लेबर कैपिटलाइज। कहने का मतलब ये है कि वो कॉन्सेप्ट अपनी जगह रखना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ घुस गए तो वो भूल गए। वो ऐसे दिमाग घुमाता है पेपर में, वो बोलेगा एसिड रेडी फॉर यूज हो गया, आगे ये खर्च हुए, तुम बोलोगे भाड़ में जाए, खर्च नहीं करूंगा कैपिटलाइज। भाई सवाल का खर्च तो देखो, वो बोल रहा है मेरी जगह पे रेडी है, तो क्या उसके गोडाउन में जाके एसिड पे चलाओगे या अपने पास ला के चलाओगे? अपने पास ला के, तो वो भी कैपिटलाइज होगा। क्लियर है? चलिए जी, तो सर इसमें बोरिंग कॉस्ट टोटल कितनी है? यही है। तो हमने कहा ये आ गई टोटल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज। अच्छा जी, सर अब एक और क्वेश्चन, अब देखते हैं ये कितने लोग सही करते हैं, इसमें प्लीज एरर नहीं करना भाई। अच्छा भाई ये तुम लोगों को स्कीम बता दूं, जो ई क्विज का सिस्टम है, सही है जी,
चलो रिफ्रेशर वालों के लिए भी है भाई, इसमें मैंने ये किया है कि जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसको 5,000 रिफंड है। पर हाईएस्ट मार्क्स ऐसे भी नहीं कि बहुत सारे बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, सब आ जाओ सर 5-5 हजार रुपये मैं कंगाल हो जाऊंगा। उसमें टाइमिंग भी है कि जो सबसे पहले करता है, सही है जी, वो है उसमें, सही है जी। तो ई क्विज में होता ही है कि भाई आपके पास ऑप्शंस होते हैं, अब तो मैंने ऑप्शंस भी गायब कर दिए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सही हो रहे थे इधर। तो ऑप्शंस गायब इसलिए किए क्योंकि बच्चा पता है मैं तुक्का लगाता है, ये तो आ ही नहीं रहा, दूसरे पे जाता हूँ। अब मैं बोलता हूँ भाई ये सवाल है, खुद पंच करो कि क्या आंसर हो सकता है, फिर वो आपको बताता है कैलकुलेट करके कि सही है या नहीं है। इफ यू अचीव्ड हाईएस्ट मार्क्स टिल द एंड तो आपको 5,000 रुपये रिफंड हो जाएंगे, वो मेरी तरफ से होगा। तो ये आपकी हलाल की कमाई होगी, उसको हलाल करना चाहते हो तो फिर क्या करनी है तुम्हें, मेहनत करनी है। अब इसमें एक बच्चा देखो घर पे लेटा हुआ बोल रहा है मैंने तो पे ही 3,000 की है, मतलब 2,000 का गेन हो गया इधर। चलो अबे वो भंगी है कोई, इसमें 5,000 रुपये नहीं, आखिर में जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे। ऐसे तो घर बेचना पड़ जाएगा मेरे को। अब सर एसिड कंप्लीट हुआ है आखिर में, March 1। इन लोगों को ना, हाँ वापस से कराऊंगा क्योंकि इन लोगों ने अभी कमिटमेंट की है ना लाइव की। सही है, ये खत्म हो जाए फिर जब पीपी ऑल टुगेदर शुरू कराऊंगा ना फिर उसके साथ। हो गया जानी सवाल, नहीं कर रहा क्या तू, क्यों, कर ले यार। तुम्हारी क्या मतलब वो, तुम रिफ्रेशर के हो या पीआरसी से आए हो। रिफ्रेशर, ओके, मतलब तुम कह रहे हो कि सही है ये आता है बेसिक है मेरे लिए, है भी बेसिक। कर ले प्रैक्टिस हो जाएगी। March 2024 पे। हाँ भाई पहले साल की कैपिटलाइजेशन, नहीं मतलब वैसे ओवरऑल टोटल कैपिटलाइजेशन 440। यहाँ पे 230 कह रहे हैं, कोई 330 कह रहा है। हाँ भाई लोन कितने का ऑब्टेन किया है, 5 लाख रुपीज का। ये आ गया जानिए लोन पेएबल क्रेडिट, 5 लाख रुपए है ना। अच्छा भाई अब मुझे एक बात बताएं सर, हमने 1 अप्रैल को ही एट द सेम टाइम CWIP डेबिट किया होगा और कैश क्रेडिट किया होगा कितने से, 1/20। और फिर हमने कहा कि सर हमारे पास 30 जून और 1 नवंबर,
हाँ भाई, CWIP डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट, और सर CWIP डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा भाई, CWIP डेबिट कितने से? 2, 10 और 80 से। अच्छा, अगर मैं ये देखूं टोटल कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेमेंट हुई है, तो सर 2, 10, 1, 20 और 80 मिला के कितना होता है? 7, 10, 4, 10 हो गया, सॉरी 4, 10 हो गया। अच्छा सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर को कुल मिला के 4, 10 की पेमेंट की, ये तो कैपिटलाइज होना ही होना है, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है मेरी। और मैंने कहा कि इस 4, 10 को एक्वायर करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए लोन लिया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट आया, तो सर वो भी क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। अच्छा भाई, तो सर हमने ये कहा कि भाई हमारे पास जो लोन अवेलेबल था वो 5 लाख रुपए का था, बट ये आया किस दिन है? 1 अप्रैल को। तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना लगा होगा? 9 महीने का। तो सर हमने ये कहा कि 5 लाख इंटू 8% इंटू 9 ओवर 30,000 आ गया। अच्छा, ये 30,000 का पूरे जो 9 महीने का है वो क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज हो जाएगा। अब मैंने कहा कि भाई ये खर्चा इनकम तो हो चुका है, तो सर मैं 31 दिसंबर 2023 को मैंने कहा मुझे ये पे तो करना है इंटरेस्ट पेएबल, बट ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, CWIP है। तो मैंने 30,000 क्या किया भाई? कैपिटलाइज कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अब अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो बैलेंस शीट के अंदर CWIP 440 का आ रहा होगा। अच्छा, ये 440 रिप्रेजेंट्स जो हमारे पास 410 है वो कॉन्ट्रैक्टर को है, और ये क्या है भाई? ये आ गया भाई बोरिंग कॉस्ट। अच्छा, कैश कितना अवेलेबल है जानी तुम्हारे पास? 5 लाख रुपए में से अगर 4, 10 निकालिए कितना? 90,000। इंटरेस्ट पेएबल कितना? और लोन पेएबल यही है भाई। चलें जी। अच्छा, किसी के दिमाग में ये नहीं आया, पूछा ही नहीं तुम लोगों ने, कि सर हमने पैसे तो कम लगाए पर इंटरेस्ट हमने पूरे 5 लाख पे चार्ज किया है। बस बैंक को उससे कोई गर्व नहीं है। बैंक ने बोला जितने तुमने मुझसे पैसे लिए उतने पे। अच्छा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई आपने इस 5 लाख रुपीज में से कुछ पैसे लगाए ना एसेट पे, तो आपने इंटरेस्ट तो पूरे का कैपिटलाइज किया है। मैं लॉजिक दे रहा हूँ उसकी, वापस सुने। ऐसा नहीं हो कि बाद में जाके ऑल टुगेदर ये थॉट आ जाए दिमाग में। फिर रिपीट करता हूँ, भाई आपने बैंक से पैसे कितने लिए हैं? पर आपने इसमें से लगाए 4, 10। दिमाग में ये आना चाहिए कि सर हमने 4, 10 पे इंटरेस्ट क्यों नहीं कैपिटलाइज किया। यार ये बात जरा समझो, क्योंकि तुम लोग हो सारे सुन पट्टी इधर। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि भाई तुमने 5 लाख रुपए लिए बैंक से, आप जब सर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल की कहानियां सुना रहे हैं हमें, तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप 4, 10 पे आने वाला इंटरेस्ट क्यों नहीं कैपिटलाइज कर रहे? आप तो 5 लाख रुपए पे कर रहे हैं ना, जिसपे से 90,000 अभी लगे नहीं है। इसके लिए स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने इंटरेस्ट जो लगाना है वो पूरे 5 लाख पे इसलिए लगाना है क्योंकि वो पूरे 5 लाख का लोन एसेट के लिए, वो स्पेसिफिक लोन है। अब उसमें से आप भले ही 10,000 क्यों ना लगाए, आपने इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है 5 लाख पे। बात समझ आ रही है? देखो, ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये आगे जाके थॉट्स आते हैं जब आप पास पेपर्स वगैरह करेंगे, क्योंकि आगे मुझे मल्टीपल बोरोइंग को ऐड करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये स्पेसिफिक बोरोइंग है। स्पेसिफिक बोरोइंग के अंदर आपने ये पैसे लिए ही किसके लिए हैं? एसेट के लिए। वो कह रहा है इसमें से तुम 15,000 खर्च करो, 20,000 खर्च करो, ये इसके लिए। तो इसके ऊपर आने वाला जितना भी इंटरेस्ट है वो क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। और कब तक कैपिटलाइज होगा? जब तक वो कंप्लीट या सब्सटेंशियली कंप्लीट ना हो जाए। तो ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि पैसे कम लगाए पूरे पे क्यों कैपिटलाइज कर रहे हैं। सही है जी, वो भी क्लैरिटी दे दी मैंने यहाँ पे। अच्छा भाई, ये तो हो गया 1 साल। अब सर अगर मैं 2024 में मूव करूं तो 2024 में क्या एक ही पेमेंट है? सर हमने कहा ये आ गया March 1, कितने पैसे? और कैश हो गया क्रेडिट। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट कितने महीने का मांगेगा बैंक?
पिछले तो 9 महीने मांगा था, हमने लिया ही अप्रैल में था। अच्छा भाई, यानी इस साल इंटरेस्ट तो पूरे साल का मांगेगा। कैपिटलाइज कितना? 2 महीने। 31 मार्च है। ओके, मेरी गलती है, सॉरी, 31 मार्च है, सही है जी। ओके जी, अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास लोन का बैलेंस स्टिल यही है, और वो तब तक इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा जब तक ये रीपे ना हो जाए। अच्छा भाई, तो मैंने ये कहा कि भाई इसके ऊपर 8% इंटू 12/12 कितना आ गया? सर ये आ गया 40,000 रुपए। अच्छा, मैंने कहा भाई मुझे बैंक को पे करना है इंटरेस्ट 40,000 रुपए का, जिसमें से CWIP 10,000, और ये आपने ऐसे निकाला होगा, दिस डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके जी। इसके बाद सर हमने कहा कि हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आ गया 30,000। ये कहां चला गया भाई? PNL में चला गया। अच्छा भाई सर, अब जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरे पास टोटल PP कितना आ रहा होगा? देखिए, पहले आपने कितना कैपिटलाइज किया हुआ था? 440। हमने भाई यहाँ पे यूं कर लेते हैं, ओपनिंग CWIP था 440। हमने कहा कैपिटलाइज ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा भाई, कैपिटलाइज ड्यूरिंग द ईयर कितना है? आपने एक तो पे किए 90,000 और प्लस 10,000, ये कितना हो गया? ये कितना आ गया? 540। सर मैंने यहाँ पे PP क्यों लिख दिया? कंप्लीट हो गया है, सही है जी। तो ये इसके अंदर ये शो हो रहा है, ये 5 लाख रुपए वो कॉन्ट्रैक्टर वाले हैं और 40,000 रुपए क्या है? बोरिंग कॉस्ट है। अच्छा, मैं इसको अभी बैलेंस शीट इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये डेप्रिशिएट भी होना है, तो वो तो साल के आखिर तक आएगा ना। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन टोटल कितनी हुई? 540। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है बोरिंग कॉस्ट का? सही है जी। अब एक क्विज आ जाएगा, बल्कि क्विज में 3 सवाल आएंगे, वो आप करें और फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में चीजें ऐड करते हैं। चलें जी, जज़ाकल्लाह। हाफिज़।